नमस्कार दोस्तों, विनर्स पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। तो चलिए हम आसान भाषा में सरल वे में सीखते हैं। तो हम चलते हैं क्लास की ओर। मध्य प्रदेश की नदियां व अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, आखिर अपवाह तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं अपवाह तंत्र? तो नदियों या निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे प्रवाह को प्रवाह तंत्र एवं नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। एक बार फिर बताता हूं, नदियों या निश्चित वाहिकाओं यानी नदी है या कोई भी एक बहाव है, निश्चित बहाव है, उसके द्वारा जो जाल बनता है नदियों द्वारा, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं एवं उस प्रवाह को हम प्रवाह तंत्र बोलते हैं। नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी भी कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो आप नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। आगे चलिए, मध्य प्रदेश में अधिकतम नदियों का उद्गम कहां से हुआ है? तो सतपुड़ा श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से एवं मैकाल श्रेणी से हुआ है। मैकाल पर्वत श्रेणी सर्वाधिक उद्गम वाली वाटरशेड है। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, वाटरशेड या सर्वाधिक उद्गम वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हमें पता होना चाहिए मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। इसी प्रकार हम जानेंगे हिमालय के उन्नयन भूमि का। उन्नयन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। उन्नयन का मतलब क्या है? तो उन्नयन का मतलब होता है भूमि का धीरे धीरे ऊपर उठना। क्या होता है? भूमि का धीरे धीरे उठना। एवं उत्तोलन क्या होता है? भूभाग का किसी भूगर्भीय शक्ति के कारण, यानी कोई भी भूगर्भीय शक्ति या हलचल के कारण ढाल बन जाना या ऊपर उठ जाना, उसे हम उत्तोलन कहते हैं। अचानक से सरफेस में बदलाव हो जाना उत्तोलन कहलाता है। यदि कोई नदी बह रही है, कहीं पर ढलान है, कहीं पर ऊंचापन है, उस जगह को उत्तोलन कहते हैं। तो हिमालय के एवं प्रदेश का उत्तोलन, हिमालय के उन्नयन एवं प्रदेश के उत्तोलन के कारण, नदियों के कटाव के कारण वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है कि जो है मध्य प्रदेश में वृक्षाकार जो अपवाह तंत्र है वह किस कारण से है? तो वह है हिमालय के उन्नयन एवं उत्तोलन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के प्रवाह तंत्र हैं या किन किन दिशाओं में प्रवाह तंत्र हैं। तो चारों दिशाओं में हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर में भी हैं, दक्षिण में भी हैं, पूर्व में भी हैं और पश्चिम में हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर में कौन कौन सी नदियों का बहाव है। तो उत्तर में है चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, सिंध नदी, बेतवा, पार्वती, केन एवं टोंस नदी। इसी प्रकार दक्षिण में वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हन नदियों का बहाव है। इसी प्रकार दोस्तों पूर्व में सोन नदी, जोहिला नदी, महान नदी है। तो पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदी है। हर वर्ष नदी तंत्र से एक प्रश्न 100% एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में हमेशा आता है। तो याद रखिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर से, दो दो नंबर से ही
हमारे नंबर एकत्रित होते हैं। तो जरूर इस चैप्टर को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपका कोई भी प्रश्न मिस ना हो जाए। तो चलिए, अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली कितने प्रकार की है वह भी हम देख लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश में वृत्ताकार टाइप की है, यानी जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है वहां पर नदियों का बहाव वृत्त के समान है, यानी एक प्रकार से गोलाकार। दक्कन ट्रैप में त्रिज्याकार है, यानी रेडियल टाइप से है। उसी प्रकार जवेरा स्तूप में वलयाकार है एवं मैकाल एवं कैमूर पठार में अध्यारोपित है। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं मानचित्र में नदियों का बहाव। जैसा हमने देखा उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर एवं पश्चिम की ओर। तो आप लोगों ने मैप में देखा होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि ये जो हमारे पास ये पर्वत श्रृंखला है और ये दूसरी पर्वत श्रृंखला है, तो ये पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी, और दूसरी है इसके दक्षिण में नर्मदा नदी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है और भ्रंश घाटी बनाती है। भ्रंश घाटी इसी को बोलते हैं, दोनों पर्वतों के बीच से जहां से नर्मदा नदी बहती है वो भ्रंश घाटी है। तो सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण ओर और उत्तर ओर है विंध्य पर्वत श्रेणी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से बेतवा नदी निकल रही है, कैन नदी, तमस नदी, सोन नदी, इसी प्रकार वैनगंगा, वर्धा, सारी नदियों का बहाव का एक मानचित्र है आपके सामने। आप आसानी से देख सकते हैं एवं इसे याद कर सकते हैं। तो कर्क रेखा के समांतर जो हमारी नर्मदा नदी है कर्क रेखा के समांतर बहती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा, इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है। आपको यह भी पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो हम ये आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं नदियां एवं अपवाह तंत्र। तो चलिए, सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की नदी नर्मदा नदी का जिक्र करूंगा। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, उद्गम कहां से हुआ है, मुहाना कहां है, लंबाई क्या है, सारी चीजें जानेंगे हम क्लास में। तो देखते रहिए, बने रहिए। यदि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी की ओर। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है एवं इसकी लंबाई, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है एवं मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार इसका मुहाना मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर यह नदी महाराष्ट्र में होते हुए गुजरात में पहुंचती है एवं खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में यह नदी 87%, महाराष्ट्र में 11% एवं गुजरात में 2% प्रवाहित होती है। यह आंकड़ा नर्मदा घाटी प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। मध्य प्रदेश में जिलों में प्रवाह होती है तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश में यह 16 जिलों से होकर गुजरती है। जी हां, एक बार फिर मध्य प्रदेश में यह 16 जिलों से होकर गुजरती है। इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए 16 जिलों से। इस प्रकार से भी आ जाता है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत प्रवाह है नर्मदा नदी का, तो आपको पता होना चाहिए 87%। कितना? 87%। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका कभी मुहाना पूछ लेता है, कभी उद्गम क्षेत्र पूछ लेता है, तो आपको ये चीजें बारीकी से पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है।
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। यानी मध्य प्रदेश की सबसे जो पवित्र नदी है वो दूसरी है, लेकिन यहां पर पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे नर्मदा नदी की सहायक नदियों की ओर। तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। जी हां, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। और इस पे बाएं ओर से एवं दाएं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, या इनकी सहायक नदियां जो दाएं ओर से हैं एवं बाएं ओर से, वो भी जानेंगे। तो बाएं ओर से मिलने वाली नदी थांवर, बंजर, शेर, तवा, शक्कर, सुक्ता, कुंडा, गोई आदि नदी हैं। एवं दाएं ओर से हिरन नदी, कोलार नदी, वारना नदी, हथनी, मान आदि नदियां हैं। एवं जब हम गुजरात में यह नदी पहुंचती है तो वहां से भी कुछ नदियां मिलती हैं। तो उन नदियों का नाम है कारजन नदी, खुर्दी नदी और कारा नदी, कौटर नदी। इतना आप जान गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी को और किन नामों से जाना जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल कोई ना कोई प्रश्न इसी में से छुपा हुआ आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी को रेवा नदी भी बोला जाता है। रेवा नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चट्टानों से होकर उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है प्यारे बंधुओं, इसके बाद इसे सांकरी भी कहा जाता है, मैकल सुता भी कहा जाता है, एवं मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी को कहा जाता है। और भी नदियां हैं वो भी जीवनदायिनी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी से हर साल कोई ना कोई प्रश्न देखा गया है एमपीपीएससी में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी का नाम किसने दिया, किसने इसका नामकरण किया। तो आपको पता होना चाहिए नामोदास टालमी द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके अपवाह तंत्र में। तो मध्य प्रदेश में इसका कुल कितना क्षेत्र में अपवाह तंत्र है? तो 85,149 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में। एवं पूरे जो क्षेत्र हैं जहां तक नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, कुल इस नदी का अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है नर्मदा नदी का कुल अपवाह तंत्र कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 98,796 वर्ग किलोमीटर। और यदि पूछ लेता है मध्य प्रदेश में कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 85,149 किलोमीटर। दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न आता है कि रेवा किस नदी को कहा जाता है। घुमा के किसी भी टाइप से आपको प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है, रेवा नदी एकमात्र नदी है जिसका वर्णन मिलता है हमारे पुराणों में। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि रेवा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका साहित्य में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न आ सकता है कि दक्षिण की गंगा पुराणों में किसे कहा गया है? तो नर्मदा नदी को कहा गया है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे टिक मार्क करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रमुख जल प्रपात की ओर। इस पर कौन कौन से जल प्रपात हैं? तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सारे जो हैं कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये अमरकंटक में है। इसके बाद है धुआंधार। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न आता है कि धुआंधार कहां पर है? तो धुआंधार कहां पर है? जबलपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहस्त्र धारा कहां पर है? तो सहस्त्र धारा महेश्वर खरगोन में है। इसके बाद आता है जारवानी। जारवानी जलप्रपात कहां पर है? गुजरात में। ग्वारी। अब हम आगे देखेंगे दर्दी एवं मंधाता
जलप्रपात कहां पर हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश खंडवा में। आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो आप जलप्रपात भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात से भी हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। मैं सिर्फ एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर वर्ष मध्य प्रदेश से लगभग 45 से 50% का वेटेज है। तो हम ये पहली क्लास कर रहे हैं, इसके बाद हर टॉपिक की अगली नई क्लास होगी। आप हर क्लास को जरूर देखिए, आसान भाषा में आप सीखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए दोस्तों, नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों के बारे में जानते हैं। तो नर्मदा नदी के प्रमुख घाट हैं ग्वारी घाट। यह पिछले वर्ष ही एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि ग्वारी घाट कहां पर है। तो ग्वारी घाट है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ग्वारी घाट को गौरी घाट भी कहते हैं, गौरी घाट या ग्वारी घाट। यह प्रश्न पिछले वर्ष आया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेठानी घाट कहां पर है? होशंगाबाद में। बरमान घाट गाड़रवारा नरसिंहपुर में है। महेश्वर घाट ये भी इंपॉर्टेंट है, खरगोन मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश का नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा घाट है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है, मध्य प्रदेश में नदियों पर बना सबसे लंबा घाट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए महेश्वर घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे नर्मदा नदी पर प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख योजनाएं एवं बांध। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली योजना थांबर योजना है, यह मंडला में है। दूसरी अवंतीबाई योजना है, यह जबलपुर में है। इंदिरा सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह खंडवा में है। देजला देवड़ा खरगोन में है। इसके बाद मान परियोजना धार में है। चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। लोअर गोई बड़वानी में है। वारना रायसेन में है। ओंकारेश्वर खंडवा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर कहां पर है? खंडवा में ओंकारेश्वर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना ये कहां पर है दोस्तों? गुजरात में, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल जी की बनी हुई है, 182 मीटर की। इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाता है कि कौन सी नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, या यह भी प्रश्न आ जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण या स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए 13 अक्टूबर 2018 को की गई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर आते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कितने फीट की है, कितने मीटर की है, यह भी आ सकता है। तो 182 मीटर की है, आप याद रखिएगा। नर्मदा को जो है गिवर ऑफ प्लीजर भी कहा जाता है। गिवर ऑफ प्लीजर का मतलब होता है खुशियों की नदी। क्या है? खुशियों की नदी किसे कहा जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, या गिवर ऑफ प्लीजर तो नर्मदा नदी को कहा जाता है दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूंगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए राम सुतार जी हैं इसके वास्तुकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान चुके हैं नर्मदा नदी के बारे में, और अब दूसरी नदी आती है माही नदी। तो चलिए हम जानते हैं कि माही नदी का उद्गम कहां से हुआ है। तो माही नदी मिंडा गांव के सरदारपुर धार में है, जो मिंडा गांव वहां से हुआ है। और इस नदी का उद्गम मेहद झील से हुआ है। जी हां दोस्तों, मेहद झील से इसका उद्गम हुआ है, और यह मिंडा गांव से सरदारपुर धार में है। ये जगह है, कहां पर है? सरदारपुर धार में मिंडा गांव। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है?
583 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई भी पूछ लेता है कभी कभी कि माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, या मध्य प्रदेश में माही नदी की लंबाई कितनी है, या कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है। चलिए अब आगे जानते हैं हम कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो माही नदी की सहायक नदियां अनास नदी, सोम नदी, चाखम नदी, चाप नदी और आदि नदियां हैं। चलिए आगे हम जानते हैं कि यह मुहाना कहां पर बनाती है। तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद इस पर चलने वाली प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली योजना जमनालाल बजाज योजना है जो कि राजस्थान में है, और दूसरा कड़ाना बांध है जो कि गुजरात में है। इसमें प्रमुख बातें क्या हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार एमपीपीएससी में आ चुका है एवं दूसरे एग्जामों में भी आ चुका है। तो आप इसको बिल्कुल विशेष को नोट करके रखिए कि माही नदी इस प्रकार से आ जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह नदी माही नदी है। और दूसरा है कि माही नदी को आदिवासी की गंगा कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि आदिवासी की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आदिवासी की गंगा माही नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम तीसरी नदी जो है ताप्ती नदी। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी प्रवाह के बारे में। पश्चिमी प्रवाह की यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में यह तीसरी नदी है। पहला हमने पढ़ा नर्मदा, दूसरा पढ़ा माही, और ये तीसरी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, यानी सूर्य की पुत्री। ठीक है। इसका उद्गम कहां से हुआ है। इसका उद्गम हुआ है बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से। ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो अमरावती, अरुणावती, पांजरा, पूर्णा, गिरना एवं बोरी नदी है। इसकी प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। पारसहोड़ बांध जो कि बैतूल में है, हटनूर बांध जो कि महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये चीज नोट करके रखना है। और यह कहां पर है, गुजरात में। ठीक है। इसके बाद इसमें प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु हैं सर्वाधिक मिट्टी के टापू हैं, यानी यह सर्वाधिक मिट्टी के टापू बनाती है। नर्मदा नदी के समांतर बहती है, एवं ये नदी जो है ताप्ती की पुत्री के वंश की उत्पत्ति है शायद, तो इसी नाम से यह प्रचलित है। कुरुवंश जो है इसी की उत्पत्ति माना गया है। ठीक है। कुरुवंश की उत्पत्ति का कारण ताप्ती ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच में सीमा बांटती है या सीमा का निर्धारण करती है। चलिए अब हम पूर्वी प्रवाह की ओर चलेंगे। अब हमने क्या बोलते हैं पूरे पश्चिम प्रवाह की नदियों के प्रमुख नदियों को पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, यानी पूरब की ओर जो नदियां बहती हैं उनकी ओर। तो पूरब की ओर बहने वाली नदी में पहली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। ठीक है। सोन नदी जो है उसे हम नंद नदी भी कहते हैं, प्राचीन नाम इसका नंद नदी है। ठीक है। इसका प्राचीन नाम भी आ जाता है। सोन नदी का प्राचीन नाम बताइए, तो क्या है, नंद नदी। इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। तो आपको यह जानने मिल गया कि अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम, पहली नर्मदा थी और दूसरी सोन नदी। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है,
17,900 वर्ग किलोमीटर। और इसके अन्य नाम और क्या क्या नाम है, तो इसके अन्य नाम है सोन नदी, स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी, नंद नदी। ठीक है, इसके अन्य नाम सोन नदी, स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी एवं नंद नदी, ये इसके दूसरे नाम हो गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी सहायक नदियां पक्का क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, बहुत सारी नदियों को दे दिया जाएगा और उनकी दूसरे से एक कॉलम में नदियां और दूसरे कॉलम में उनकी सहायक नदियां, तो आपने सहायक नदियां भी अच्छे तरीके से जान लेना है। ठीक है, सही जोड़ियां आ जाता है, या तो कौन सा पेयर गलत है, कौन सी जोड़ी गलत है, यह चुनने के लिए आ जाता है। तो आप अगर ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से करके आएंगे, पेपर की रेल बना देंगे आप। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस पर चलने वाली परियोजनाएं, इस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है, नदी दी होंगी एवं उस पर परियोजनाओं को मैच करना होगा, कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है। ठीक है, तो बाण सागर कहां पर है? देवलोंद शहडोल में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना कहां पर है? ये रिहंद नदी पर है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। अब इस पे हम विशेष क्या है, इस नदी पर विशेष ये है कि इस पे घड़ियाल केंद्र है, जो कि शहडोल मध्य प्रदेश में है, इसके बॉर्डर एरिया पर यह केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर में प्रवाह होने वाली नदियां है ना, उत्तरी प्रवाह की ओर हम चलते हैं। उत्तरी प्रवाह में होने वाली नदियां, तो चंबल नदी है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जैसे कि नर्मदा नदी, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? चंबल नदी को एक बार जानते हैं हम कि इसका प्राचीन नाम चरमावती है। इसका प्राचीन नाम चरमावती, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी। ठीक है, इसका उद्गम कहां से हुआ है? जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर से। कहां से हुआ है? जाना पाव पहाड़ी से, जो कि इंदौर के पास महू है, वहां से हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। और इसका मुहाना कहां पर है? तो यूपी इटावा में, यूपी के इटावा में यह नदी यमुना नदी पर मिल जाती है। ठीक है, कहां पर? यूपी के इटावा में यमुना नदी पर मिलती है। कहां पर मिलती है? यमुना नदी पर। ठीक है, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? तो पहली है शिवना नदी, दूसरी क्षिप्रा नदी, तीसरी पार्वती, कूनो, वनास, सीप नदी। ठीक है, शिवना नदी जो है, उस नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर है। ठीक है, जो कि मंदसौर में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? मंदसौर में। किस नदी के तट पर है? तो शिवना नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, अब क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, और वनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए, तो है बनास नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो इस पर सारी परियोजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। तो गांधी सागर परियोजना कहां पर है? मंदसौर में। राणा सागर परियोजना कहां है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जगह है राजस्थान में, वहां पर है यह परियोजना। और तीसरी है जवाहर सागर, जो कि राजस्थान के कोटा में है। ठीक है, कोटा जिले में, राजस्थान पर। ठीक है, इसके अन्य नाम जैसे मैंने बताया था, प्राचीन नाम चरमावती, तो दूसरा नाम धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति एवं नित्यवाही नाम भी इसके अन्य नामों में हैं। ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलिए, अब इस पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात,
और झाड़ीदाह जलप्रपात। तो अब ये जलप्रपात कहां पर हैं? तो चूलिया जलप्रपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात पूछ लेता है कभी कभी, कहां पर है? तो ये भैरवगढ़ कोटा राजस्थान में है। कहां पर है? भैरवगढ़ के पास, भैरवगढ़ गांव है कोटा के पास राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद है शीतला माता एवं झाड़ीदार, ये मध्य प्रदेश इंदौर में है। ठीक है। इसके बाद इसकी प्रमुख जो टॉपिक है, प्रमुख या विशेष चीजें क्या हैं, विशेष बातें क्या हैं? तो यह अविनालिका, यानी अविनालिका या अपर्दन बोलते हैं, अविनालिका या बीहड़ का निर्माण करती है यह नदी। अवनालिका का निर्माण करती है एवं बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ को क्या बोलते हैं? रिवाइन लैंड, रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। इस पर क्या है? घड़ियाल केंद्र है, जो कि मुरैना में देवरी गांव पर स्थित है। कहां पर? मुरैना, मध्य प्रदेश, देवरी। ठीक है। इसके बाद इस पर डॉल्फिन संरक्षण भी है। ठीक है। और कछुआ, इस पर बहुत सी प्रजाति के कछुआ भी पाए जाते हैं। उनमें से चित्रा इंडिका, कटहवा, बटागुर प्रजाति। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, इंडिका, चित्रा इंडिका किसकी प्रजाति है? तो चित्रा इंडिका कछुआ की एक प्रजाति है। बटागुर किसकी प्रजाति है? कटहवा किसकी प्रजाति है? और कौन सी नदी पर ये पाए जाते हैं? ठीक है। चित्रा इंडिका, कटहवा और बटागुर, ये प्रजातियां हैं किसकी? कछुआ की। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। अब चलिए रामेश्वर त्रिवेणी संगम, यानी जहां पर ये तीन नदियां मिलती हैं, बनास, सीप एवं चंबल नदी, उसे रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है। आगे चलें। चलिए, अब अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेन्नावती है। बेन्नावती, क्या नाम है? बेन्नावती। इसका प्राचीन नाम बेन्नावती। ठीक है। इसका उद्गम कहां से हुआ है? बुंदेलखंड की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसका उद्गम कुंभार गांव, गौहरगंज, रायसेन से हुआ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गौहरगंज, कुंभार गांव, रायसेन से इसका उद्गम हुआ है। और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। और यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा यानी अलग अलग करता है, बांटता है, निर्धारण करता है या निर्धारण करती है यह नदी। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर टोटल, और मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी पर यह नदी जाकर मिल जाती है। ठीक है। यह नदी हमीरपुर जिले में, यूपी में जाकर नर्मदा नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं यदि कोई भी प्रकार का क्वेश्चन या क्वेरी है तो। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो बेतवा नदी को शिव की पुत्री भी कहा जाता है, बेस विंध्यावती भी कहा जाता है, वेत्रवती भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन यह प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषित नदी के आधार पर, जैसा कि हमने नर्मदा नदी में पढ़ा था, इसी प्रकार इसमें प्रदूषण के आधार पर और उसमें स्वच्छता के आधार पर था। ठीक है। या पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो प्रदूषण के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के आधार पर। ठीक है दोस्तों। परियोजना, अब इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं तो जानेंगे हम। माता टीला परियोजना, महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है इसे, माता टीला परियोजना या महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है। आगे चलें। भांडेर नहर परियोजना, हलाली नहर परियोजना या सम्राट अशोक परियोजना।
हलाली परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सम्राट अशोक परियोजना कहते हैं। ये कहां पर है? विदिशा में, मध्य प्रदेश विदिशा में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मेंस में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अभी बहुत पॉपुलर है और आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको तैयारी मेंस के हिसाब से करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको प्री टेस्ट पास होने से कोई मतलब नहीं है, डिग्री आपने किसी को दिखा के कोई मतलब नहीं है। यदि आपने सिर्फ प्री पास किया और मेंस में अटक गए तो तैयारी आपकी उसी तरीके की होनी चाहिए कि आगे के सारे स्टेप आपको आराम से कवर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, केन बेतवा लिंक हो गया। अब इसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं धसान नदी, बीना नदी, जामनी नदी। बीना नदी के किनारे बीना रिफाइनरी है। ठीक है दोस्तों, बीना रिफाइनरी जो कि सागर बीना के पास है, और यहीं पर आपको एरण के जो है कुछ साक्ष्य जो कि सागर जिले में है वो भी इसके आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो भालकुंड जलप्रपात है जो कि बीना नदी सागर जिले पर। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात राहतगढ़ में, भालकुंड राहतगढ़ में है, बीना नदी के तट पर सागर जिले में। ठीक है, उसके बाद इसके तट पर और कौन कौन सी चीजें हैं? तो सांची है, चंदेरी है, ओरछा है। ये भी बहुत ही इसमें से पक्का प्रश्न, सांची से, चंदेरी से, ओरछा से 1 या 2 प्रश्न पक्का आ जाते हैं, हर साल आएंगे, मतलब आएंगे। ये चीज आप नोट करके रखिए, हम आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम नदियों के बारे में जान रहे हैं तो उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इसके तट पर देवगढ़ किला भी है। ठीक है, जो कि बेतवा का आइलैंड कहलाता है। ठीक है, बेतवा का आइलैंड किसे कहते हैं? तो देवगढ़ किले को बेतवा का आइलैंड कहते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेतवा का आइलैंड किसे कहते हैं? तो देवगढ़ किले को। ठीक है, सतधारा भी जो है इसी नदी पर है जो ओरछा में है। कहां पर? ओरछा। ठीक है, चले आगे। इसकी सहायक नदियां पढ़ लिया, धसान, बीना एवं जामनी। ठीक है, अब आगे आता है सिंध नदी। तो दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम विदिशा के सिरोंज से हुआ है, सिरोंज जिले से। ठीक है, इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई 470 किलोमीटर, और यह मुहाना कहां बनाती है? उत्तर प्रदेश के जालौन में, यमुना पर यह मिल जाती है जाके। ठीक है, इसकी सहायक नदियां जो है कौन कौन सी हैं? कुंवारी नदी, मोहर नदी, पाहुज नदी। ठीक है, कौन कौन सी? कुंवारी नदी, मोहर नदी और पाहुज नदी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इसकी? मणिखेड़ा, मोहिनी सागर, मणिखेड़ा परियोजना या मोहिनी सागर परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? तो ये है शिवपुरी में, मध्य प्रदेश शिवपुरी। ठीक है, इसके बाद है गोपी कृष्ण बांध। इस प्रकार से प्रश्न भी आ जाता है, मणिखेड़ा कहां पर है? शिवपुरी में। गोपी कृष्ण बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इस टाइप का प्रश्न है, बहुत पूछता है। ठीक है, चौपन नदी पर है ये, कहां पर? गुना में। ठीक है, चौपन नदी पर बना है ये बांध। चौपन नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, गुना अशोकनगर के मध्य सीमा निर्धारण करती है सिंध नदी। ठीक है दोस्तों, गुना एवं अशोकनगर के बीच में यह सीमा का निर्धारण करती है। इसमें सिर्फ इसकी जो परियोजना है यह इंपॉर्टेंट है, और इसमें कितनी इसकी लेंथ है, टोटल बहाव, इसका बहाव क्षेत्र जो है, बहाव कितने किलोमीटर है और कहां से निकलती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कैन नदी। कैन नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कैमूर पहाड़ियों से, जो कि कटनी जिले में स्थित है। कहां पर है? कटनी जिले में। कैमूर की पहाड़ियां, ऐसे भी आ जाए, कैमूर की पहाड़ी कटनी जिले तक विस्तृत हैं। ठीक है, मुहाना इसका कहां पर है? यूपी बांदा में जाकर यह नदी यमुना नदी पर मिल जाती है। ठीक है,
जहां पर नदी मिलती है उसे हम मुहाना कहते हैं। ठीक है, उद्गम कहाँ, जहां से निकलती है उसे उद्गम, और जहां पर जाके मिल जाती है उसे हम मुहाना कहते हैं। ठीक है, लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है 427 किलोमीटर है टोटल, और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। ठीक है, सारी नदियों की लंबाई ये मैच करने के लिए आ जाता है, आप पक्का इसे याद रखिए। ठीक है, इनकी परियोजनाएं कौन सी है? गंगेय परियोजना, उर्मिल परियोजना, ठीक है, गोवा परियोजना। ठीक है, तो ये सारी परियोजनाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश छतरपुर में। ठीक है, कैन नदी मैक्सिमम छतरपुर में ही ज्यादा इसका प्रवाह है। ठीक है, तो पन्ना, छतरपुर, इसमें किसी भी परियोजना का मैक्सिमम उल्लेख क्या है आपको मिलेगा? पन्ना और छतरपुर जिला। ठीक है, पन्ना जिला, छतरपुर। ठीक है, तो इसमें जलप्रपात कौन कौन से हैं? गाथा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडव जलप्रपात कहां पर है यह पूछ लिया जाता है, पन्ना जिले में। ठीक है, और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो सुक्तिमती एवं कर्णवती, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुक्तिमती किस नदी को कहा जाता है या कर्णवती किस नदी को कहा जाता है। इसके बाद विशेष क्या है? केन घड़ियाल केंद्र है, कहां पर? पन्ना, छतरपुर में। इसके बाद मध्य प्रदेश सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की यह सबसे सुंदर नदी है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉन्स नदी की ओर। तो अगली नदी है टॉन्स नदी। इसका उद्गम झुकेरी या झुकेही गांव से मैहर जिले से हुआ है। मैहर जिले के झुकेरी या झुकेही गांव से हुआ है। इसका मुहाना कहां पर है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जो कि गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है ये नदी। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी है? बीहड़ नदी, बीहड़ नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीहड़ नदी। ठीक है, महाना नदी, बेलन नदी। और इस पे जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो पूर्वा जलप्रपात जो कि रीवा में टॉन्स नदी पर है, टॉन्स नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्यावन चचाई, चचाई या बीहड़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुटी, बहुटी जलप्रपात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुटी जलप्रपात है। कहां पर स्थित है? मऊगंज जिले पर। ठीक है, मऊगंज अभी नया जिला बना है। और यह कौन सी नदी पर है? सेलर नदी। ठीक है, तो सेलर नदी इसकी टॉन्स नदी की सहायक नदी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यह जो जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात, उसकी जो हाइट है कितने मीटर है? तो 198 मीटर। ठीक है, आप यह भी याद रखना, 198 मीटर का ऊंचा यह जलप्रपात है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब दक्षिण में प्रवाह होने वाली नदियां, दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, बहाव है जिनका। ठीक है, तो इसमें पहली नदी है वैनगंगा। वैनगंगा नदी, इसका उद्गम होता है मुंडारा गांव, गोपालगंज, सिवनी से। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम वैनगंगा कहां से होता है? मुंडारा गांव, गोपालगंज, सिवनी से। इसका मुहाना मध्य प्रदेश से होते हुए यह नदी महाराष्ट्र में पहुंचती है एवं गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना कहां हो गया? गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? वर्धा नदी, बाघ नदी, पेंच नदी, बावनथड़ी नदी। पेंच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। इनमें परियोजनाएं, संजय सागर परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहां पर है ये? भीमगढ़ बांध कहां पर है? सिवनी में। तो संजय सरोवर और भीमगढ़ सिवनी में है। ठीक है, राजीव सागर कहां पर है? बालाघाट में, बावनथड़ी नदी पर बना हुआ है। राजीव सागर भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? बालाघाट में, और ये बावनथड़ी नदी पर है। माचा गोरा बांध जो है कहां पर है? छिंदवाड़ा पर। ये पेंच नदी पर बना हुआ है, पेंच नदी पर। तो यह भी आ जाता, पेंच नदी पर एक बांध का नाम बताइए।
या माचागोरा जो है किस नदी पर बंधा हुआ है, ठीक है। अब इसके अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम पुराणों में क्या क्या है, बेवा, वैया या दीदी, क्या क्या, बेवा, वैया या दीदी भी कहा जाता है पुराणों में इसे, ठीक है। चलिए आगे, अब आता है, अब छोटी नदियां हैं, इसमें ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं तो मैंने उसको छोटे छोटे भाग में लिख दिया है। तो वर्धा नदी, वर्धा नदी का उद्गम पूछ लेता है, तो ये इसका उद्गम हुआ है वर्धा नदी का कालीभीत पहाड़ी से, बैतूल जिले से, ठीक है। इसके तट पर क्या क्या है, महाराष्ट्र में आता है सेवाग्राम, पनवर, सेवाग्राम एवं पनवर आश्रम, इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कहां पर, महाराष्ट्र में जो है इस नदी के तट पर सेवाग्राम एवं पनवर आश्रम है, ठीक है। और यह निकलती कहां से है, तो बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसी प्रकार प्राणहिता, प्राणहिता ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है। प्राणहिता जो है वर्धा एवं वैनगंगा का संगम स्थान है, ठीक है, वैनगंगा एवं वर्धा का संगम स्थान। इसके बाद है राइज ऑफ शिवगामी, राइज ऑफ शिवगामी जो है ये पूछ लेता है, यह किसकी रचना है या किसने लिखा है इसे, तो आनंद नीलकांतन जी द्वारा यह लिखित एक उपन्यास है, यह पूछ लेता है यह क्या है, उपन्यास है, ठीक है, राइज ऑफ शिवगामी। इस उपन्यास का वर्णन जो है, ठीक है, इस नदी का वर्णन जो है इस उपन्यास में मिलता है। अब आपने एक देखा होगा बाहुबली मूवी, बाहुबली मूवी देखा होगा, तो इसी उपन्यास पर आधारित यह फिल्म है, यह फिल्म जो है इसी उपन्यास पर आधारित है, राइज ऑफ शिवगामी पर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं पेंच के बारे में। पेंच नदी, पेंच नदी जो है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक है, पेंच नदी जो है छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से हुई है, हुआ है इसका उद्गम, ठीक है। इसका उद्गम कहां से हुआ है, छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से। अब इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से यह नदी होकर गुजरती है, आपने सुना होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वहां से होकर यह नदी गुजरती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यह नदी कहां से, पेंच नदी, तब आपको पता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नदी, ठीक है। द जंगल बुक, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार यह एग्जाम में आ चुका है कि द जंगल बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। द सेकेंड जंगल बुक भी, और रेड डॉग बुक, रेड डॉग बुक जो है मोगली का उल्लेख इन तीनों में मिलता है, ठीक है, द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में, जंगल बुक, सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक में मोगली, मोगली का उल्लेख है। लैंड ऑफ मोगली भी इसे कहा जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ मोगली, जो कि किसे कहा जाता है, पेंच उद्यान को, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्षिप्रा नदी की ओर। क्षिप्रा नदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इससे भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है, ठीक है। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, इंदौर के काकरी बरड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी खान नदी है। इसके अन्य नाम क्या हैं, तो पाप हरणी नदी है, मोक्षदायिनी है, पूर्ण सलिला है। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूर्ण सलिला किस नदी को कहा जाता है, या किसका दूसरा नाम पूर्ण सलिला है, कौन सी नदी का, या मोक्षदायिनी या पाप हरणी नदी किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसे और भी क्या कहा जाता है, अमृत संभवा भी कहा जाता है, अमृत संभवा, अवंती,
कनकश्रृंगा सोमवती, कनकश्रृंगा सोमवती। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके तट पर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है जो, ठीक है, इसके तट पर बसा हुआ है या स्थापित है। महाकालेश्वर मंदिर आप गए होंगे जरूर, ठीक है, देखने के लिए। उज्जैन पे बहुत ही पॉपुलर मंदिर है। इसमें क्या विशेष है? पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहीं पर 14 रत्नों का वितरण हुआ था। जो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, तो इसी नदी के तट पर या इसी नदी पर इनका बंटवारा हुआ था। ठीक है, जो कि कहां पर है? उज्जैन में। तो यह भी पूछ लेता है कि पुराणों में कौन सी नदी का वर्णन है जिसमें 14 रत्नों का बंटवारा की बात की गई है। ठीक है, 14 रत्न जो समुद्र मंथन के टाइम निकले थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको समझ आई होगी आसानी से। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं एक बार पक्का उसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि चीजें पढ़ना भर नहीं है, उसका रिवीजन भी करना है। तो एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। इसमें हमने देखा कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, प्रवाह तंत्र एवं अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो नदियां जिस ओर बहती हैं वह उसका प्रवाह कहलाता है या प्रवाह तंत्र कहलाता है, और जितने क्षेत्र में बहती हैं वह उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लेता अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो नदी तंत्र द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है, कहां कहां से क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में नदियां निकलती हैं कौन कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से, मैकाल श्रेणी से। सबसे ज्यादा किस श्रेणी से निकलती हैं? मैकाल श्रेणी से। ठीक है, इसे वाटरशेड भी कहते हैं। ठीक है, हिमालय के उन्नयन, उन्नयन के बारे में आप उन्नयन शब्द के बारे में आ सकता है, या उत्तोलन किसे कहते हैं, उन्नयन किसे कहते हैं? तो उन्नयन कहते हैं धीरे धीरे जमीन से ऊपर की ओर उठना। उत्तोलन किसे कहते हैं? अचानक ढाल आ जाना या बदलाव हो जाना सतह पर। ठीक है, ऊंचा नीचा हो जाना, कभी नीचा कभी ऊंचा। ठीक है, या ऊपर उठ जाना, अचानक से उठ जाना। ठीक है, किसी जो है भूगर्भीय शक्ति के कारण। इसी कारण से क्या है, जो यहां का अपवाह तंत्र है वृक्षाकार हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से। चलिए आगे। अब यह जो है नदियां जो हैं ये चारों दिशाओं में बहती हैं, तो चारों दिशाओं में इसका अपवाह तंत्र हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में बहने वाली, दक्षिण में बहने वाली, पूर्व में बहने वाली नदियां एवं पश्चिम में बहने वाली नदियां आप एक बार देख लीजिएगा। चंबल नदी जो उत्तर में बहती है, चंबल, क्षिप्रा, सिंध, बेतवा, पार्वती, कैंटॉन्स। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण में वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्ह। अब हम पूर्व में सोन, जोहिला एवं महान नदी। पश्चिम में है नर्मदा, ताप्ती, माही नदी। ठीक है, और जो अपवाह प्रणाली है कितने प्रकार की हैं? तो उच्च मध्य प्रदेश में कैसी है? वृत्ताकार है। दक्कन ट्रैप पहाड़ी में कैसी है? त्रिज्याकार है। जबेरा स्तूप में कैसी है? वलयाकार है। मैकाल एवं कैमूर पठार पर कैसा है? अध्यारोपित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने ये मानचित्र देखा ही होगा और एक बार फिर से देख लीजिएगा। कर्क रेखा के समांतर नर्मदा नदी बहती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पश्चिमी प्रवाह में नर्मदा, ताप्ती, माही नदी होती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है उसके बारे में हमने पढ़ा ही कि ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी पर। नर्मदा नदी कहां मुहाना बनाती है? खंबात की खाड़ी पर। मध्य प्रदेश में 87%, महाराष्ट्र में 11%, गुजरात में 2% प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में यह 16 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। मध्य प्रदेश की गंगा
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है स्वच्छता के आधार पर, ठीक है, पवित्रता के आधार पर, सॉरी, पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है। इसकी सहायक नदियां, कुल सहायक नदियां हैं 41, 22 बाएं ओर से और 19 दाएं ओर से मिलती हैं। बाकी ये नदियों के नाम लिखें। इसका प्रमुख नाम रेवा नदी, सांकरी, मैकलसुता एवं मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी। अब ये क्यों कहा जाए, चट्टानों से होकर उछलती कूदती चलती है, इसलिए इसका नाम रेवा है, ठीक है। सांकरी शिवपुत्री कहा जाता है पुराणों में। मैकलसुता मैकल पर्वत से इसका उद्गम होता है इसलिए, ठीक है दोस्तों। इसका नामकरण किसने किया नर्मदा नदी का, तो नामोदास तालमी जी द्वारा इसका नामकरण किया गया है। इसका कुल अपवाह तंत्र कितना है, 98,796 वर्ग किलोमीटर एवं मध्य प्रदेश में 85,149 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे। वैदिक साहित्य में रेवा नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जिसका वर्णन साहित्य वैदिक में मिलता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख जलप्रपात कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सारे कहां पर हैं, अमरकंटक में हैं। धुआंधार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धुआंधार नाम से ही पता चल रहा है, धुआंधार क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश जबलपुर में है, ठीक है। दर्दी और मंधाता कहां पर है, खंडवा में है। इसके बाद सहस्त्रधारा कहां पर है, महेश्वर में है, खरगोन, ठीक है, खरगोन में। जारवानी गुजरात में है, ठीक है। और इसमें प्रमुख घाट ग्वारी घाट या गौरी घाट, सेठानी घाट, वरमान घाट, महेश्वर घाट। वरमान घाट का मेला आ जाता है, हम आगे पढ़ेंगे मेलों में, ठीक है। ये कहां पर है, गाड़रवारा में, नरसिंहपुर, ठीक है। महेश्वर घाट खरगोन, ठीक है, महेश्वर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट। चलिए आगे। अब इसकी प्रमुख परियोजनाएं, थांबार परियोजना, अवंती बाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, अवंती बाई परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान, चंद्रशेखर, लोअर गोई, वारना, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और कहां कहां पर हैं ये भी पूछ लेता है। नर्मदा गिवर ऑफ प्लेजर, नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, मतलब खुशियों की नदी। इसके वास्तुकार कौन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तो वास्तुकार हैं राम सुतार जी। इसकी स्थापना कब हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, तो 13 अक्टूबर 2018 को। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर की, ठीक है दोस्तों। चले आगे। मैं बस फर्स्ट थोड़ा सा आपका रिवीजन करा रहा हूं, एक बार आप फिर से, ठीक है। तो माही नदी उद्गम कहां से हुआ है, मिंडा गांव से, सरदारपुर धार, ठीक है, मेहद झील से। कहां से हुआ है इसका उद्गम, मेहद झील से, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका झील से उद्गम हुआ है, तो वह नदी है माही नदी, ठीक है दोस्तों। लंबाई इसकी टोटल लंबाई 583 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 158 किलोमीटर। सहायक नदी अनाज, सोम, ठीक है, जारवन, चाप आदि, ठीक है। मोहाना मध्य प्रदेश गुजरात से होते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख परियोजना जमनालाल बजाज जी परियोजना है जो कि राजस्थान में है। कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में है। यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। और इसे आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। प्यार से सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। उम्मीद करता हूं सारी क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, ठीक है। ताप्ती, इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसका उद्गम मुल्ताई बैतूल जिले से हुआ है। लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, अमरावती, पांजरा, पूर्णा, गिरना, बोरी आदि नदियां हैं। प्रमुख परियोजनाएं पारासोड़ बांध बैतूल में, हटनूर बांध महाराष्ट्र में, उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात में है। और सर्वाधिक मिट्टी के टापू नर्मदा नदी के समांतर बहाव, इसका क्या है, नर्मदा नदी के समांतर बहती है, ठीक है। और कुरु वंश की उत्पत्ति इसी को माना जाता है, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है।
चलिए आगे, पूर्वी प्रवाह में सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसका प्राचीन नाम नंद नदी है। ठीक है, उद्गम इसका अमरकंटक अनूपपुर से हुआ है, लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है, इसका कुल प्रवाह क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। इसके अन्य नाम सोन, स्वर्ण, सोनभद्र, नंद नदी है। ठीक है दोस्तों, सहायक नदियां जोहिला, बनास, रेहंद नदी हैं। इस पर प्रमुख परियोजनाएं बाण सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाण सागर से भी एक प्रश्न आ जाता है। ये कहां पर है? देवलोन शहडोल में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना रेहंद नदी पर है। घड़ियाल केंद्र है इस पर स्थापित, जो कि बॉर्डर में है शहडोल की। ठीक है, चलें आगे। और यह मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की जो है रेहंद परियोजना एक क्या है, सॉरी, बाण सागर परियोजना जो है शहडोल में है, और यह मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है 3 प्रदेशों की संयुक्त परियोजना का नाम लिखिए। ये आया था 2023 या 24 में। ठीक है, यह प्रश्न। चलिए आगे, उत्तरी प्रवाह, उत्तरी जो दिशा में प्रवाह हो रहा है उन नदियों के बारे में। चंबल नदी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, इसका प्राचीन नाम चर्मावती आ जाता है। ये जानापाव पहाड़ी, महू, इंदौर से निकलती है, यानी इसका उद्गम। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर। यह यूपी इटावा में यमुना नदी पर जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां शिवना नदी, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, वनास एवं सीप नदी हैं। शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि मंदसौर में स्थित है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। ठीक है, परियोजना है गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। गांधी सागर मंदसौर में, राजस्थान में, राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर राजस्थान कोटा में है। इसके अन्य नाम धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही। ठीक है, चले आगे। एमपी और राजस्थान की सीमा का यह निर्धारण करती है। ठीक है, इस पर जलप्रपात प्रमुख चूलिया जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, भैरवगढ़ कोटा राजस्थान में है। शीतला माता, झाड़ीदार, ये जो जलप्रपात हैं ये दोनों मध्य प्रदेश इंदौर में है। ठीक है, प्रमुख अवनालिका जो है या अपर्दन, ये नदी जो है अवनालिका एवं बीहा का निर्माण करती है। बीहा को हम रिवाइन लैंड भी कहते हैं। ठीक है, घड़ियाल केंद्र इस पर स्थापित है मुरैना देवरी में। डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है इस नदी पे, डॉल्फिन संरक्षण है। कछुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, चित्रा, इंडिका, कटहवा, बटागुर प्रजाति। ठीक है, रामेश्वर त्रिवेणी संगम है, जहां पर ये 3 नदियां मिलती हैं, बनास, सीप एवं चंबल, उसे क्या कहते हैं? रामेश्वर त्रिवेणी संगम। चलिए आगे, बेतवा नदी, ये भी इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश हमीरपुर जिले में यमुना पर मिलती है। ठीक है, ये इसका मुहावरा हो गया। शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम शिवपुत्री, बेस विंध्यवती। ठीक है, बेगवती, बेत्रवती। मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, मध्य प्रदेश की गंगा इसे प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है, परियोजना इस पर माता टीला परियोजना, जिसे हम महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है, दोनों की इकट्ठी परियोजना, मिश्रित परियोजना। ठीक है, भांडेर नहर, हलाली नहर परियोजना, या हलाली नहर को सम्राट अशोक परियोजना भी कहते हैं, जो कि विदिशा में है। केन बेतवा लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सहायक नदियां क्या है? धसान नदी, बीना नदी, चामनी नदी। ठीक है, अब इसके तट पर, इसमें प्रमुख क्या है? इसके जलप्रपात भालकुंड राहतगढ़ में है, बीना नदी के तट पर। ठीक है, सागर जिले में। इसके तट पर सांची है, चंदेरी है, ओरछा है, और देवगढ़ किले को बेतवा का आइलैंड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था। सतधारा जो है कहां पर है? ओरछा में, जो कि इसी नदी के तट पर है। ठीक है, चले आगे। सिंध नदी, इसका उद्गम बिरसा सिरोंज से हुआ है। ठीक है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुहाना इसका यूपी जलोन यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदी कुंवारी नदी, मोहर नदी, पाहुज नदी है। परियोजनाएं मणिखेड़ा
या मोहिनी सागर परियोजना जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर बना हुआ है जो कि गुना में है। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, गुना और अशोकपुर की यह सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, चले केन नदी पर आ गए हम। केन नदी क्या है, केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है जो कि कटनी जिले में है। ठीक है, मोहाना इसका क्या है, यूपी बांदा। ठीक है, यूपी के बांदा में यह नर्मदा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, परियोजना इस पर कौन कौन सी हैं, गंगेय परियोजना, उर्मिल परियोजना और हंगवा परियोजना जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश, छतरपुर पन्ना जिले में है। ये तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश के पन्ना में छतरपुर पर है। ठीक है, जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है पांडव जलप्रपात कहां पर है और किस नदी पर। ठीक है, तो पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है, सुक्तिमती, कर्णवती। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, इसमें केन घड़ियाल केंद्र है जो कि पन्ना छतरपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का इसे अवार्ड मिला है या इसे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे सबसे सुंदर नदी मध्य प्रदेश की कहा है। ठीक है, टॉन्स नदी जो है मध्य प्रदेश मैहर जिले के झुकेरी या झुकेही गांव से निकलती है। इसका मुहाना प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर जाकर यह नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायक नदियां बीहड़ नदी, महाना नदी और बेलन नदी है। बीहड़, महाना एवं बेलन नदी। जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात रीवा में, पियावन जलप्रपात, चटाई जलप्रपात, ठीक है, बीहड़ नदी पर है। बहुटी जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट, मऊगंज नया जिला बना हुआ है, यह भी पूछ लेता है कि नया जिला मऊगंज कब बना है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कब बना है, क्या कैसे जिलों के बारे में जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, यह सेलर नदी पर है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा यह जलप्रपात है जो कि 198 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में प्रवाह होने वाली बेनगंगा। ठीक है, इसका मुहाना मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी से हुआ है इसका उद्गम। मुहाना कहाँ है, मध्य प्रदेश से होते हुए एमएच बहते हुए गोदावरी नदी पर यह नदी मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 569 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां वर्धा नदी, बाघ नदी, पेंच, बावनथड़ी नदी है। इस पर परियोजनाएं संजय सरोवर, राजीव सागर, माचागोरा जो कि संजय सागर या भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भीमगढ़ बांध किस नदी पर है और कहां पर है। ठीक है, ये प्रश्न आया था, आप चेक कर सकते हैं। राजीव सागर बांध, ठीक है, बालाघाट छिंदवाड़ा बावनथड़ी नदी पर। ठीक है, इसी प्रकार पेंच नदी पर कौन सा बना है, माचागोरा। ठीक है, छिंदवाड़ा में है। इसके अन्य नाम पुराणों के अनुसार बेवा, वैया, दीदी। ठीक है, प्राणहिता, वर्धा एवं पेंच, इसको छोटे रूप में। वर्धा नदी के उद्गम जो है बैतूल के कालीभीत पहाड़ी से हुआ है। इसके तट पर महाराष्ट्र में सेवाग्राम एवं पनवर आश्रम है। प्राणहिता में वर्धा प्लस वैनगंगा का जहां संगम होता है उसे प्राणहिता कहते हैं। ठीक है, राइज ऑफ शिवगामी भी कहते हैं इसको। जो उपन्यास है जो राइज ऑफ शिवगामी, इसको किसने लिखा है, आनंद नीलकांतन द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, प्राणहिता का वर्णन इसी उपन्यास में मिलता है। बाहुबली मूवी जो आपने देखा होगा इसी उपन्यास पर आधारित है, जो ये बाहुबली मूवी है। अब पेंच जो है छिंदवाड़ा में जो नारदेव पहाड़ी से, ठीक है, पेंच नदी निकलती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से यह नदी होकर गुजरती है। द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और द रेड डॉग बुक जो है मोगली का उल्लेख, जो कि रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसी पेंच उद्यान पर ये जो है मोगली, ये नाटक जो है लिखा गया है। ठीक है, लैंड ऑफ मोगली भी कहते हैं इसे पेंच उद्यान को। पेंच उद्यान को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मोगली किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं पेंच उद्यान को। ठीक है, इसके बाद क्षिप्रा नदी, अंतिम नदी क्षिप्रा नदी के बारे में हम जानेंगे। इंदौर काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी खान नदी। अन्य नाम इसके क्या है, पापहरणी, मोक्षदायिनी,
पूर्णशल्या, अमृत संभवा, अवंती, कनक श्रृंगा, सोमवती। इसके तट पर महाकालेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत ही पूजनीय और धार्मिक स्थल है। ठीक है। इसके बाद समुद्र मंथन के बाद पुराणों में कहा जाता है, समुद्र मंथन के बाद यहाँ पर 14 रत्नों की जो प्राप्ति हुई थी उसका बंटवारा इसी नदी के तट पर हुआ था, जो कि उज्जैन में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों जीके की अगली क्लासों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आसान भाषा में आप सीखते रहेंगे। फ्री एंड फ्री। जय हिंद, जय भारत।